गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। कभी इस जुर्म पर सर काट दिए जाते थे, अब तो इनाम दिया जाता है गद्दारी पर। यूट्यूबर आदिल राजा और रा के कारिंदे रोहित शर्मा के दरमियान ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आ गई है, जिसमें रोहित शर्मा आदिल को टास्क दे रहा है कि आईएसआई को बदनाम करे और यूट्यूबर आदिल अपने तमाम मामलात तय करता है रा के लोगों के साथ। ये गठजोड़ कई सवालों को जन्म देता है। इस पर बात होगी और पाकिस्तान के अमन की बात हो तो हर दुश्मन के खिलाफ रियासत की पॉलिसी एक होनी चाहिए। अफगानियों को 1 नवंबर तक निकालने के अहकाम जारी हुए तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस बात पर एतराज उठा दिया। अफगान शहरी पाकिस्तान में मासूम शहरियों पर हमले करें, पाकिस्तानी आए दिन धमाकों में जान दें। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये हकाइक मानने से इनकारी हैं। कहते हैं पाकिस्तान में अफगान महाजरीन के साथ सलूक नाकाबिले कबूल है। अगर नजरसानी के लिए 1 साल का वक्त दिया तो पाकिस्तानी और लाशें उठाएंगे, अगवा डकैतियां और कत्ल की वारदातें भुगतेंगे और इस सरजमीन पर रहने वाले किसी और के एजेंडे पर काम करेंगे और मुल्क को दोनों हाथों से बर्बाद करते रहेंगे। अब हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद के इस बयान पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, ये डिस्कस करते हैं। और दूसरे सेगमेंट में बात होगी गर्मा गर्म सियासी माहौल की। आज रीमा खान ने अपने भाई से मुलाकात की और बाद में कहा चेयरमैन साहब सदर से सख्त मायूस हैं, उन्हें इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए थी। अब सदर साहब पार्टी की गुर्बत के लिए इतनी पापड़ बेलने के बाद भी अपना मुकदमा न जाने क्यों लड़ने में नाकाम रहे हैं और अपना मकसद हासिल नहीं कर सके। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ MQM, GDA और JUI सब एक हो गए हैं। ये इत्तेहाद क्या रंग लाएगा, इस पर बात होगी। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ की टिकट कट चुकी है। 21 तारीख को वापसी से पहले माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है। आज बेदिया रोड पर शहबाज शरीफ ने कारकुनों से गुफ्तगू की मगर ज्यादा लोग नजर नहीं आए। इन हालात में नवाज शरीफ की वापसी पर एक सवाल अब भी बाकी है कि क्या कोई डील हो चुकी है। और एक खबर ऐसी भी है कि अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि जिन सार्फिन के 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे बैंक में पड़े हैं, अगर बैंक दिवालिया हो गया तो पैसों की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी। बैंक की जिम्मेदारी सिर्फ 5 लाख रुपए तक की है। यानी आपके लाखों करोड़ों रुपए अगर बैंक में पड़े हैं तो अपना बंदोबस्त कर लें। और आखिर में बात होगी मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और गुर्बत की। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को गरीब और मकरूज ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। 50,000 से कम आमदन वालों पर भी टैक्स लगाने की तजवीज है। अगर ऐसा हुआ तो न जाने पाकिस्तान में रोज टीवी पर चलने वाली खुदकुशी की खबरों में किस कदर इजाफा हो जाएगा। निगरान वजीर खजाना ने अशिया जरूरिया की कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी भी कायम कर दी है। ये कमेटी क्या कुछ कर सकती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एहतशामुल हक साहब सबसे पहले रियासती इदारों को बदनाम करने वाले यूट्यूबर कहते हैं मुल्क दुश्मन एजेंसी के साथ गठजोड़ साबित हो चुका है। ये शख्स मुल्क से बाहर बैठा है, कार्रवाइयों में मुलविस है। क्या कार्रवाई मुमकिन है इस शख्स के खिलाफ? देखिए क्यों नहीं मुमकिन है, बहुत से हवालों से मुमकिन है। ठीक है, अमेरिका के साथ हमारा मुजरमों का वापसी का मायदा तो है, बरतानिया के साथ नहीं है। वो कोशिश हो रही है कुछ हो जाए। अब सवाल ये है कि जो मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में ये शख्स मुलविस है, रियासत दुश्मन, कौम दुश्मन, मुल्क दुश्मन, तो ये सवाल तो पूछना बनता है ना कि जी वहाँ बैठ के आप किसके एजेंडे पे बैठे। असल बात यह है कि डॉक्टर साहब जिस अंदाज से ये ऑपरेट करते हैं, आपको पता है MI6 CIA मिलकर काम करते हैं। हमारे बहुत से MQM के सरबराह सो कॉल आपने देखा, जब उनको पाकिस्तान लाने की बात हुई इंटरपोल के जरिए तो बीच में पड़ गए कि नहीं जाने देंगे, ये तो एसेट है हमारे लिए। ये आदिल राजा भी प्रोबेबली शायद एसेट बन के उनके लिए कि कब किस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। देखिए सलमा, ये तो मेरा ख्याल है जिसको कहते हैं एनफ इज एनफ। हुकूमत पाकिस्तान से बरतानिया के साथ ये मसला टेकअप करना चाहिए। कई हवालों से पाकिस्तान में डॉक्टर साहब उनके ऊपर केसेस हैं, आप उनको वापस लाएं, इंटरपोल के जरिए लाएं, जी हाँ, किसी तरीके से वापस लाएं। देखें ना, ये तो अब ऐसा हो गया, ये पैसा कमाने के लिए एक झूठ और दूसरा एक शख्स की मोहब्बत में आप इतने आगे चले गए कि आप बिल्कुल ही भूल गए कि आपका मुल्क भी है जिसने आपको कहाँ से कहाँ पहुंचाया। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि बगैर लफ्ज चबाए डॉक्टर साहब कोई सख्त किस्म का एक्शन हुकूमत की तरफ से आना चाहिए। इंटरपोल के जरिए राब्ता कायम करें, बरतानिया हुकूमत से राब्ता करें, इनकी वापसी की बात करें। MQM भी इसी तरह एक जमाने में वहां जाके ये क्या करते थे, उनको भी नहीं आने दिया गया। और इसी तरह से मेरा ख्याल है हमें पता है हमारी एजेंसियां किस तरह ऑपरेट करती हैं, तो उनको उनका बंदोबस्त करने का भी तरीका सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बंदोबस्त करने का तरीका सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक शख्स अगर वही कर रहा है जो कभी अल्ताफ हुसैन ने किया था, फिर वो मुल्क से भाग गए लेकिन वहां जाके भी उन्होंने कार्रवाइयां बंद नहीं की। आदिल राजा की पूरी एक हिस्ट्री है, एक तवील अरसे से हम बयानात देखते हैं और एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट करती है। आदिल राजा के कनेक्शंस कहाँ हैं, वो आज नजर आ गया, साबित हो गया। इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है कि लंदन से कार्रवाई का मुतालबा करें? देखिए सलमा, अभी एहतशाम साहब ने कहा कि शायद आदिल राजा जो है उसको मोहब्बत है कासिम के अब्बा से या पार्टी से। मैं समझता हूँ कि ऐसे अशखास को किसी से मोहब्बत नहीं होती, इनका कोई दोस्त नहीं होता। इसकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ पैसे से है। और जिस तादाद, जिस रकूम जो बना रहा है, मैं इसका चेक कर रहा था कि जो यूट्यूब में इसका चैनल चल रहा था एहतशाम साहब, उसमें कोई 6,40,000 सब्सक्राइबर्स
जिनको ये बेवकूफ़ बनाता है, जिनको झूठ बोलता है, जिनको गुमराह करता है, और कोई 14 से 15 हज़ार डॉलर महीने की बुनियाद के ऊपर 30 से 40 लाख रुपया महीने का ये बना रहा था मुल्क लोगों को गाली देके बेवकूफ। बस। अच्छा, अब इसके बाद होता क्या है? जब ये शख्स ऐसा पॉपुलर होने लगता है, 6,40,000 के सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, फिर हम हमेशा रॉ का नाम लेते हैं, लेकिन रॉ के अलावा 3 या 4 और बड़ी एजेंसीज हैं इंडिया के अंदर। एक NTRO कहलाती है, एक उनकी IB है, और एक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है DIA। और आप अंदाजा करें इन चारों का जो बजट है, पिछले साल जो बजट इनके लिए मुख्तस किया गया है वो 6,000 करोड़ रुपए है, जिसका मतलब कि 8 अरब डॉलर का इन 4 एजेंसीज का बजट है। आप अंदाजा करें हमारा पूरा दिफा का बजट 6 अरब का है, और इनका सिर्फ ऐसे लोगों को पैसे खिलाने के लिए इन्होंने बजट रखा है 8 अरब डॉलर का। तो एक तो 14 से 15 हज़ार डॉलर, 30 से 40 लाख रुपया आप यूट्यूब से बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना के, लोगों को गुमराह करके, लोगों के और उधर से पैसे आप अलग ले रहे हैं, और उधर से वो रॉ भी साथ मिल जाती ऐड है। कर दूं, ये इतना झूठ बोलते हैं अनवर साहब कि इन्होंने आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका की खबर दी और इतना बड़ा झूठ बोला कि जी ये टिकट नंबर है, ये सीट नंबर है। वो बाद में इनके मुंह पे लगी जाके बात, हाथ इतना दिखा बड़ा रहे झूठ थे था। वो इतनी जबरदस्त कंट्रडिक्शन आई, BBC बाकी लोगों ने भी कहा ये बकवास है, झूठ है। एक शख्स बाहर बैठ के इस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो मेरा ख्याल है उसके लिए कम से कम इतनी शर्मनाक बात अपने लिए कम से कम होनी चाहिए कि मैं इतनी बड़ी गलत लेकिन खबर दे उसको रहा तो हूं। कोई शर्म कमजोरी नहीं है हमारी वैसे। भी है। देखिए ना, बर्तानिया के अंदर एक टेररिज्म का एक्ट ऑलरेडी मौजूद है, और वो ये कहता है कि अगर कोई बर्तानिया में रह के बर्तानिया से बाहर दहशतगर्दी फैलाता है या वायलेंस को इंसाइट करता है तो वो मुजरिम है। ये ऑफेंस है विद इन ब्रिटेन। तो हमारे हाई कमीशन वालों को पहले कुछ करना चाहिए था। जून के महीने में कुछ कार्रवाई हुई थी, और ये जून के महीने में आपको याद है अरेस्ट हुए थे। माजरत के साथ ये अल्ताफ हुसैन के ऊपर ये चीज लगी थी, साबित हो गई थी, लेकिन एन मौके पे थी ये विड्रॉ कर ली तो गई। यहाँ वो अरेस्ट कहते किया हैं हमारा गया एसेट है ये। सितंबर तक की इनकी बेल थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। लेकिन हमारी हाई कमीशन की तरफ से मैं समझता हूँ कि कुछ इससे ज्यादा होना चाहिए था जितना कुछ उन्होंने किया। और अभी मजीद भी वक्त बाकी है, अभी वक्त गुजरा नहीं है। अनवर रजा साहब, मैंने प्रोग्राम के शुरू में एक शेर पढ़ा अपने इंट्रो से पहले कि कभी इस जुर्म पे सर काट दिए जाते थे, आज इनाम दिया जाता है। मेरा इशारा अगेन उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से था जो रूल कर चुकी है इस मुल्क पे। आपकी नजर से अगर गुजरे हो, कल सोशल मीडिया पे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर होते रहे, कुछ ग्रुप्स थे, चेयरमैन PTI उसके अंदर मंजूर पश्तीन के, आदिल राजा के ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स भेजा करते थे। क्या दोनों का एजेंडा एक था? क्या दोनों एक एजेंडे को प्रमोट कर रहे थे? सलमा, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें तो आपको सियासी सरगर्मियों की इजाज़त होती है, लेकिन उसमें भी अगर आप एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स अगर हों तो वो ये एक जुर्म है। देखिए, सियासी एक्टिविटी आप ज़रूर कीजिए, लेकिन आप इस तरह के जो लोग हैं जो आपके मुल्क में लॉलेसनेस का बायस बनते हैं और एक अनरेस्ट क्रिएट करते हैं अपने ट्वीट्स की वजह से, अपने वीलॉग की वजह से, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, रियासत के खिलाफ अगर एजेंडा लेकर चलते हैं, तो किसी भी पाकिस्तानी आम शहरी के तो छोड़ दीजिए, किसी सियासतदान को कम से कम उनके ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं करना चाहिए। ये एक जुर्म है। देखना, गलत चीज को जी प्रमोट करते पर इससे देखिए ना, गुमराही तो अपनी जगह पर, लेकिन मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरी बात, देखिए आदिल राजा से मुताल्लिक जो आज ऑडियो लीक हुई है, आप उस पर देखिए कि वो रॉ के साथ उनके लोगों के साथ किस तरह गुफ्तगू कर रहा है। ये कोई पहली बात नहीं, ये रिवाज था, आपको अगर याद हो MKM के जो बानी हैं उन्होंने डाला था। उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बड़ा बात करनी शुरू की थी इंग्लैंड में बैठकर, उसी एजेंडे को लेकर अब इस तरह के लोग चल रहे हैं। देखिए, ये फौज से भिगोड़े हैं, पाकिस्तान में इनका कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की आड़ में ही पैसे कमा रहे हैं। आप देखिए, अगर 30 से 40 लाख, डॉक्टर साहब आपने बात की रुपयों की मायने, तो वो इसी तरह ही झूठ, प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान को गालियां देकर ये पैसे कमा रहे हैं। एक बात चले, ये भी किसी हद तक हमारे इदारों ने बर्दाश्त कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात जी, है ये। ये तो उसके लिए हो जिसमें गैरत नाम की कोई चीज हो, जो अपनी धरती, जिसकी माँ, ये धरती हमारी माँ है, जो अपनी माँ का सौदा कर देता है, उस शख्स में गैरत नाम की कोई चीज नहीं रहती। तो ये तो बेगैरती की आला सतह पर पहुंच चुके हैं ना कि पाकिस्तान के साथ ये देखे कि किस तरह का इन्होंने, जिसने इन्हें पाला पोस, इनको यहाँ पर एक स्टेटस दिया, मुल्क में जिंदगी बसर की, आज गाली दे रहे हैं इस मुल्क को, और आप एक दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर पाकिस्तान के इदारों को मलाइन कर रहे हैं। और कितने अफसोस की बात है, सियासी एजेंडा टो कीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं, इदारे भी बर्दाश्त कर लेते हैं, हम भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये बात आम आदमी नहीं बर्दाश्त कर सकता, इदारे तो दूर की बात, कि एक शख्स बाहर बैठकर पाकिस्तान को गाली दे। देखिए, इस
में हमारे इदारों की भी और हमारे हुक्मरानों की भी कमजोरी है। क्या वहां पर हमारा हाई कमीशन मौजूद नहीं है? उन्होंने प्रोसीड नहीं करना चाहिए था, जो लंदन के लॉज हैं उनके मुताबिक प्रोसीड करते ना। इसको बेलगाम छोड़ा हुआ आपने, उसके खिलाफ वहां पर आप कंप्लेन करते। क्या हमारे हाई कमीशन में सारे माजूर बैठे हुए हैं कि किसी में इतनी हिम्मत जरूरत नहीं है? उसको डायरेक्शन देती ना गवर्नमेंट, वहां पर प्रोसीड करते। दूसरी बात कि वहां पर हमारे पाकिस्तानी मौजूद हैं, आप वहां पर मुजाहरा कीजिए, बताइए कि ये एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, रॉ से पैसे लेकर काम कर रहा है। देखिए इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या होगा जो ऑडियो उनकी बाहर आ गई है। इस पर हमारे इदारों को सोचना होगा, हमारी रियासत को काम करने की जरूरत है। अगर आज आपने इस आदिल राजा गद्दार को ना रोका तो कल को फिर इस तरह के बहुत सारे गद्दार पैदा होंगे जो आपके मुल्क की बका के लिए नुकसानदेह साबित दिस होंगे। इज द टाइम जब कार्रवाई होनी चाहिए। जुल्फिकार राहत साहब, ये जो 6,40,000 सब्सक्राइबर हैं आदिल राजा के, जो इस सारे प्रोपेगेंडा को एंजॉय करते हैं या एंटी स्टेट जो भी वो बात करता है उसको एंजॉय करते हैं, उसमें सहाफी भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान की एक बड़ी कम्युनिटी है जो उसको देखती सुनती और रीट्वीट करती है, और खास तौर पे ज्यादा लोगों का ताल्लुक एक खास पॉलिटिकल पार्टी से है जिसका मैं नाम ना भी लूं तो आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूं। आपके ख्याल में ये तमाम लोग क्या मुहिब्बे वतन लोग हैं जो आदिल राजा को सपोर्ट करते हैं, एंडोर्स करते हैं, उसकी ट्वीट्स को लाखों रीट्वीट्स मिलते हैं और वो इतने पैसे कमाता है, इसी काम से, इसी से उसका रेवेन्यू आता है? सलमा, मैं आपको खबर देता जाऊं कि जिस तरह इंडिया ने सिखों के साथ किया और कनाडा के अंदर जाके रा ने वहां पे एक पुरअमन शख्स को वहां पे उसको किल किया, उसको मारा, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की, इसी तरह यूके के अंदर भी एक उनका बहुत बड़ा यूनिट है और जो वहां पे एंटी पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान के अंदर चूंकि फोकस ज्यादा है, उनको तकलीफ पाकिस्तान से ज्यादा है, तो वहां पे वो यूनिट काम कर रहा है रा का, जिसकी बिलियंस रुपए जिसको दिए जाते हैं, और जहां पे वो दहशतगर्दी के मामला को प्लान करते हैं, वहां से वो अपने इस तरह के लोग लॉन्च करते हैं, वहां पे मीडिया के ऊपर भी, डिजिटल मीडिया के ऊपर भी वो काम करते हैं। सिर्फ आदिल राजा नहीं, कुछ और लोग भी हैं जिन पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जानते हुए, कुछ कुछ अनजाने में, कुछ ना जानते हुए वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस तरह की आपने बात की कि बाज लोग दोस्ती में, दुश्मनी में, नफरत में, रोमांस में इस लेवल पर चले जाते हैं किसी शख्स के हवाले से कि वो मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मनीर, उसकी दुश्मनी में कुछ लोग मुल्क दुश्मनी से भी आगे निकल गए हैं। अब जो बात अनवर रजा ने की कि इसके आगे बंद बांधने की जरूरत है, इसको रोकने की जरूरत है और ये मैसेज देने की जरूरत है कि ये सस्ती शोहरत के लिए पाकिस्तान को जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से एक ट्रेंड डेवलप हो गया है। कायद आजम को गाली देना, फौज को गाली देना, जुडिशरी को गाली देना, नजरिया पाकिस्तान को बुरा कहना, ये करने वाले तमाम के तमाम लोग बड़े दानिश्वर कहलवाते हैं और हमने उनको माजी में दानिश्वर माना है। अब इस बात का सिरे से हमें इनकार करना होगा बहसीयत गैरतमंद कौम कि ऐसा कोई भी शख्स जो अपनी धरती मां का सौदा करता है, जो मुल्क को गाली देता है और उसके इवज में वो चंद टके कमाता है, उसको निशाने इबरत बनाना चाहिए। हमारे अदारों को कुछ एग्जाम्पल अब सेट करनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए किसी को ये जरूरत ना हो सके। और आदिल राजा का अब तो रोहित शर्मा के साथ जो टॉक हुई है उसके बाद तो फर्दर किसी गुंजाइश, किसी किस्म की गुंजाइश रही नहीं। अब तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को और वो लोग जो जज्बाती तौर पे लाइक्स देते हैं, उनको उनके आगे शेयर करते हैं, उनको पैसे कमाने का जरिया बनते हैं, उन सबको सोचना होगा कि पाकिस्तान की कास्ट के ऊपर ये तमाशा हो रहा है, अब इसको बंद होना होगा। यूट्यूब को भी अपनी जो पॉलिसी है उसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए कि जो लोग मोनेटाइजेशन का फायदा उठाते हुए इसी मुल्क को गाली देने वाले का रेवेन्यू इसी मुल्क से अगर जनरेट हो रहा है तो इस पे पॉलिसी को मेरा ख्याल है रीडू होना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए, रिव्यू की जरूरत है यूट्यूब को भी। लेकिन ये मुल्क एक आखिरी फिक्र है कि इंडिया के लोग बैठे हुए हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आईटी के हवाले से वहां पे यूनिट्स बैठे हुए हैं, जो एंटी पाकिस्तान पोस्ट आती है उसको वो वायरल कर देते हैं। आप पाकिस्तान के हक में आप पोस्ट लगा के देखें, उसको कोई पूछता नहीं। आप कश्मीर के हवाले से लगा के देखें, वो डाउन चली जाएगी। जो पाकिस्तान के खिलाफ आप लगाएंगे वो वायरल हो जाएगी विद इन मिनट्स। बिल्कुल ऐसा है कि ये लोग अपने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है एहतिशामुल हक साहब कि ये सिर्फ मुल्क से बाहर बैठा हुआ शख्स नहीं कर रहा, मुल्क के अंदर बैठे हुए वो अफगानी भी कर रहे हैं जो इस मुल्क का इस वक्त भी खा रहे हैं। कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद हमने एक पॉलिसी बनाई, एक फ्रेमवर्क दिया, उसके बाद जनाब आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान आता है कि ये तो आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं, तो बड़ी ज्यादती हो रही है, लोगों को नहीं निकालना चाहिए, ये लोग मुलविस नहीं है इसमें।
تو اب اگر اپنی لوگوں کو ویلکم نہیں کرنا چاہتی افغان حکومت، ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ ہم کیا اپنے لوگ مرواتے رہے، ہم اس کرائم کو بڑھنے دیں پاکستان کے اندر؟ اور دیکھیں سلما، جو ٹائم لائن مانگ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی 1 سال کا پیریڈ دیا جائے. اس سے پہلے کتنے مواقع دیا جا چکے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، آفیشیل ان آفیشیل کوارٹر سے بات ہوئی. پھر آپ دیکھا پاکستان سے یہاں پہ جرگہ کر کے لوگ گئے، انہوں نے جا کے لوگوں کو بتایا، نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوا، زرداری صاحب کے زمانے میں ہوا، پی ٹی آئی کے زمانے میں ہوا کہ جی انف از انف، یہ نہیں کر سکتے. دیکھیں، ایک تو سیدھا سیدھا بوجھ ہے کہ جی آپ افغان مہاجرین، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اسلام آباد باقی سارے شہروں میں اب بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا یہ جو ان لیگل ان رجسٹرڈ جو ہے نا، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اب ان کی کارروائیاں لوگوں کو پتہ چلتی جا رہی ہیں. میرے لیے، میں ابھی دیکھ رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا سلما، جو سب سے زیادہ خوفناک بات ہے نا، یہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو نیکسس بن گیا ہے نا آئی ایس خراسان کے ساتھ. آئی ایس خراسان جو ہے نا، وہ اسلامک اسٹیٹ، وہ ان سے افغانستان کی حکومت بھی ڈرتی ہے. وہ ایک بہانہ یہ بھی بناتی ہے کہ جی اگر بہت زیادہ ہم نے ان پہ، آپ کی ٹی ٹی پی پہ ہاتھ ڈالا تو یہ دونوں مل کے ہمارے بھی اور آپ کے خلاف ہو جائیں گے. ہم یہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی سرزمین ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے وعدے کیے تھے کہ آپ ان لوگوں کو سنبھالیں گے اور یہ دہشت گردی میں جو لوگ انوالو ان کو روکا جائے گا. اب دیکھیں، ایک بڑی کمپریہنسو ایک اسٹریٹجی بنائی گئی ہے افیکٹو طریقے سے. اور پھر ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ ریویو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اس حوالے سے جو ایک بہت بڑا ریزالو دکھانے کی ضرورت ہے، وہ ہماری یہ حکومت دکھا رہی ہے، ادارے اس کے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن جس بات کا مجھے ڈر لگتا ہے سلما، کہ یہ کچھ عرصے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد رک جاتی ہیں. ایک تو ہمیں دباؤ نہیں آنا چاہیے، باہر کی دنیا دباؤ بتائے گی تو ہم کہیں گے جی دیکھ لیں، ایک سوورن ملک میں اگر باہر سے لوگ آ کے مستقل بنیادوں پہ پاکستان میں دہشت گردی کریں گے، پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچائیں گے، لا اینڈ آرڈر کے لیے مسئلہ بنیں گے، اسمگلنگ میں انوالو ہوں گے، تو آپ کب تک سسٹین کریں گے؟ تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت اسٹرانگ آرگومنٹ ہے جس کو لے کے حکومت چل رہی ہے. اور ذبیح اللہ مجاہد وہ کہتے رہیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھیں نا، ایک عرصے سے ان کو کہا جا رہا ہے، تعداد بھی بتا دی گئی ہے، دیکھیں 14 لاکھ لوگ چلیں گے، 13 لاکھ جو ہے نا ابھی ان رجسٹرڈ ہیں. اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں جن کو کیمپوں میں نہیں بھیجا گیا، جو پڑے ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بھی اس دن فگر بتا رہے تھے 40 سے 50 لاکھ لوگ ہیں. اور پھر اس کے علاوہ وہ لوگ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے، جو کراچی، لاہور ادھر ادھر بیٹھے ہیں. میرا خیال ہے ایک پالیسی بن گئی ہے جس طرح ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، اور اس مسئلے میں زیرو ٹالرنس کوئی نہیں ہے. ان کو واپس بھجوانا ہی بھجوانا ہے. اگر ہم نے اپنے ملک کا دیکھنا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، نصف خرب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہم دہشت گردی کی مد میں اٹھا چکے ہیں، اور ابھی افغانستان ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم ان کو سال کا ٹائم اور دیں. آپ کے خیال میں اگر ہم نے خدا کر کے ایک امیگریشن پالیسی بنائی لی ہے، اس کی سسٹینیبلٹی کتنی ضروری ہے؟ دیکھیے، 2 چیزیں سلما. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریفیوجی سٹیٹس، جس کو پناہ گزین کہتے ہیں، اور غیر قانونی اجنبی انلیگل ایلین یا انلیگل امیگرینٹ، ان میں تفریق کرنا ضروری ہے. ابھی ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے انلیگل امیگرینٹس ہیں یا انلیگل ایلینس. اب دنیا بھر میں 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ان پہ جرمانہ ہوتا ہے، جیل ہوتی ہے، اور جلا وطنی ہوتی ہے. یہ سٹینڈرڈ پریکٹسز ہیں دنیا بھر کے ممالک کی، جرمانہ، جیل اور اس کے بعد جلا وطنی. تو اس قسم کی کوئی پالیسی ہمیں پاکستان میں تینوں چیزیں امپلیمنٹ کرنی. جیل بھی بھیجا جائے، جرمانہ بھی کیا جائے، پراپرٹی کنفسکیشن کا آلریڈی اعلان کیا گیا، اور جلا وطنی بھی ضروری. اچھا، ایک میرا خدشہ احتشام صاحب، مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت ساری کی ساری ریاست پاکستان جو ہے وہ ان انتظامی اقدامات کے اوپر فوکس کیے ہوئے. دیکھیے، اس کی جو اماؤنٹس آتی ہیں نا، کوئی $1.5 بلین کی افغانستان کے ساتھ ہماری ڈاکیومنٹڈ ٹریڈ ہے، اور کوئی 1.5-2 بلین کی اسمگلنگ ہے. تو 3-4 بلین کا یہ کھیل ہے. جو اصل پرابلم ہے پاکستان کا وہ ہے کہ اس سال ہم نے $30 ارب کی واپسی کرنی ہے، اور کوئی $70 ارب کی امپورٹس ہے. وہ 100 بلین کا کھیل ہے. تو خدشہ جو میں کہہ رہا ہوں میرا یہ ہے کہ کہیں ریاست سارا کا سارا فوکس اس 3-4 بلین کے اوپر نہ صرف کر دے. وہ جو 100 ارب کا پرابلم ہے اس کے اوپر کوئی پالیسی بنانا بھی ضروری ہے. میں نے محسوس یہ کیا کہ ہم سب لوگ مل کے، ریاست بھی سارا کا سارا اس $3 بلین کے اوپر فوکس کر رہی ہے، اور اس 100 بلین کو اس وقت ہم بھولے ہوئے ہیں. بالکل اس میں وہ بھی $8 بلین بھی شامل کر لیں، جو پچھلے سال $4 بلین کی ریمیٹنس کم ہوئی ہے، $4 بلین کی ایکسپورٹ کم ہوئی. ایک بڑی اماؤنٹ ہے جس پہ ہمارا بھی فوکس نہیں ہے. انور رضا صاحب، افغان طالبان کی طرف سے ایک اور الزام پاکستان پہ لگایا گیا کہ پاکستان داعش سے اپنے عوام کو مروا کے ہم پہ الزام لگاتا ہے، سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اس سٹیٹمنٹ سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ سلمان، یہ تو ایک بڑا بھونڈا سا الزام ہے. کبھی ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ اپنے شہریوں کو
कोई दहशत गर्दी में मरवा दें और आप इल्जाम दूसरी उस पर दें, को पोलिटिकल किसको फायदा होगा? हमारे इदारों को, हमारी को हुकूमत को। यानी अपने हरगिज़ लोगों नहीं के लिए माइलेज लेने की नहीं, कोशिश ऐसा कर रहे हरगिज हो। नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। एक मैं आपको फैक्ट एंड फिगर बताऊं, अब जो कल एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें दो बड़े अहम फैसले हुए हैं। एक फैसला तो वो सामने आया, दूसरा भी क्या था उसकी जरा इनसाइडर आप सुन लीजिए। एक तो यह है कि 17 से 20 लाख जो है वो इलीगल यहाँ पर अफगानी मौजूद है, जिनको पहले मरले में निकाल के हर सूरत बाहर निकाला जाएगा और उनके लिए ऑपरेशन भी किया जा रहा है। बाकी जो 20 लाख है जिनके आइडेंटिफिकेशन है उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, मैंने कल भी आपको बताया था। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये तय कर लिया है हमारी फौज ने भी और सिविलियन इदारों ने भी, ये कंसेंसस हो चुका है, इत्तफाक राय है इस बात पर कि इस दफा दहशतगर्दी को बिल्कुल हकीकी मायनों में कुचलना है। और किस लिए? दाइश हो, टीटीपी पाकिस्तान हो, टीटीपी अफगानिस्तान हो, उनके जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया जाएगा। अब कल के फैसलों में यह है कि जो सिविलियन इदारे हैं हमारे वो फ्रंट लाइन पर होंगे, फौज बकअप करेगी, पीछे होगी, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होगा, मार्शल होगा जी, जो हाँ जी, माल होगा। जी जी हाँ जी, ये मैं बताता हूँ। वो उन्होंने जो आपको स्पोर्ट्स सिविलियन इदारों को चाहिए होगी फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने कल आर्मी चीफ ने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि फौज में से कोई स्मगलिंग में, हुंडी में, किसी भी काम में इन्वॉल्व होगा, उसका कोर्ट मार्शल होगा, उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। जब फौज अपने बंदों को स्पेयर नहीं करेगी तो सिविलियन को ये क्लियरली मैसेज है कि उनको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हैं। तीसरी जो डॉक्टर साहब ने बात की, ये $3 अरब तक की बात नहीं है, उनको सेव करने की बात नहीं। ये पाकिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्दी की जड़ है उसको खत्म करना है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है, आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी। बाकी जो इश्यूज हैं वो देख रही है हुकूमत, उसको देखने चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सरफे नजर नहीं करना चाहिए इस मामले में। उनको वो सिविलियन गवर्नमेंट का काम है वो करे, ये जो काम है ये सिक्योरिटी इदारों का काम है और वो कर रहे हैं। खत्म किया जी खत्म। देखे ना, जब आर्मी चीफ ने कहा कि जब आपकी सिक्योरिटी बेहतर होगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आप जो हमारे इंतजामी डिसीजंस हैं, जो अभी तक कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसको विद इन 1 मंथ आपको खुद अंदाजा होगा मुल्क में बेहतरी का। ये भी उन्होंने इस अज़्म का भी इज़हार किया है कि जो इदारे हैं, उनके जो हेड्स हैं, जो इदारे हैं, वो अपना काम खुद करें। हमें किसी इदारे के उसमें इंटरवीन करने की जरूरत नहीं, हम हेल्प करेंगे, कोऑपरेशन देंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जाएंगे। और इस बात का फैसला कर लिया गया है कि इस तरह नहीं कि जैसे आपको याद है कि पहले भी जो ज़रब-ए-अज़्ब था, अब फौज ने सारा इलाका क्लियर कर दिया। अब ये सिविलियन इदारों का काम था अपनी रीट कायम करना, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग आते रहे। आपकी पॉलिसी जो थी उनकी वजह से अफगान यहाँ पर आबाद हो गए। अब देखिए अफगान आज जो बयान आया, पॉलिसीज का भी क्रेडिट तो कासिम के बासिम के अब्बा को जाता है ना, उनके दफातर खोल दिए गए। यहाँ पर आपने उन लोगों को लेकर आगे आप फिर देखिए जाना वो कैसा मजायका खेज है। हम साल का टाइम क्यों दे भाई? क्या वजह? जो इलीगल है क्या वो अपने मुल्क में रहते हैं? उनको मुल्क बदर इमीडिएटली होना पड़ेगा और अब ये इदारे हमारे करेंगे। और दूसरी बात, बॉर्डर मैनेजमेंट पर इंतहाई सख्ती की गई है कि बॉर्डर मैनेजमेंट इतनी सख्त हो, वहां पर स्मगलिंग रोकी जाए और वो बिल्कुल बॉर्डर को सील किया जाए। फ्री फॉर, आर्मी चीफ ने कहा फ्री फॉर ऑल हमारा पाकिस्तान नहीं है। हमारे से नेबर जो कंट्रीज है उनके बॉर्डर पर तो कोई नहीं इतनी आसानी से जाता जाए धमाका करके हमारे फिर अपने सराब में आ जाए। हमारा गल्फ को मुल्क ऐसा है। उन्होंने कहा ये हमारी कमजोरी थी ना, अब हमें अपनी कमजोरियों का अहाता करना है और उस पर हमें फौरी तौर पर अमल दरामद करना है। और आपको अमल दरामद नजर भी आ रहा है। एक जुमला, देखिए, अगर ये सारे इंतजामी इकदाम कामयाब हो जाते हैं तो इसके नतीजे में पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें नहीं बहने वाली। हमारे प्रॉब्लम्स इससे कहीं बड़े हैं। प्रॉब्लम्स है, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से शायद हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, रहने के लिए आसानी हो जाएगी। ऐसा हमें भी पता है कि दूध और शहद की नहरें नहीं है, लेकिन वो तो कम से कम जो इतना रियल इशू है, जो जड़ है, उसको तो करे। इसका रोज हमारे लोग धमाकों में नहीं मरेंगे, कम से कम हमने वो फेंसी मुकम्मल की है, उसको भी आज दिन तोड़ने की शाम साहब ये सिक्योरिटी इदारों का काम है ना, और जो आप डॉक्टर साहब बात करें वो गवर्नमेंट का काम है ना, वो गवर्नमेंट करे। जुल्फिकार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लूं। जुल्फिकार साहब, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तो अफगान जंग के खत्म होने ही बन जाना चाहिए था, कंप्लीट हो जाना चाहिए था। एक तो हम इसमें इतना लेट क्यों है, दूसरा अफगान सिक्योरिटी काउंसिल जनरल ने आज कराची में कहा कि पाकिस्तान के फायदे में नहीं है, नफरत फैलाने की बात है अगर आप लोगों को भेज रहे हैं। आपके ख्याल में ये 40 साल का वक्त काफी नहीं था कि लोग आते, कुछ अरसा स्टे करते, अपने मुल्क वापस चले जाते, या एटलीस्ट अफगान जंग के खात्मे में वापस चले जाते शराफत से अपने मुल्क में? अभी तक अगर हम पे बोझ बने हुए हैं तो हम पे दबाव किस लिए का हम 1 साल मजीद इस अजाब को झेलें? देखिए, लंबी कहानी है कि आप उस वार का हिस्सा बने, आपने क्या खोया क्या पाया। उस वार के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर ड्रग माफिया डेवलप हुआ, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर क्राइम बढ़ा, पाकिस्तान के अंदर मुंशियात बड़ी तादाद में आई, पाकिस्तान के अंदर क्लाशिकोव कल्चर आया, पाकिस्तान के अंदर अगवा बराए तवान से लेके दहशतगर्दी, बम धमाके, दुनिया की हर जो कभी चीज है वो सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर आई और ये हमदर्दियां हमें बहुत महंगी पड़ी। अब कोई हमें क्या मशवरा देता है, कोई क्या बात करता है, किसको कितनी तकलीफ होती है,
میرا خیال ہے ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے کرنے چاہیے اور نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے ہو رہے ہیں. اور یہ جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر سوسائٹی کے اندر جو انکروچمنٹس ہوئی ہیں, آج سید عاصم منیش صاحب اس کو اگر ختم کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے یہ ٹھان لی ہے کہ پاکستان کو گورنیبل کرنا ہے. پاکستان پریکٹیکلی اگر اسی سپیڈ سے اور اسی طرح چلتا رہا جو ماضی کے اندر تھا تو پاکستان واقعی گورنیبل نہیں ہے. اس پاکستان کے اوپر آپ مہاتیر محمد کو لا کے بٹھا دیں, 2 مہینے کے بعد جتنی قاسم کے ابا کو گالیاں پڑی, جتنی سابق حکمرانوں کو پڑی, اس سے ڈبل پڑ رہی ہوں گی. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ حضرت قائد اعظم کو لا کے اس پاکستان کے اوپر بٹھا دیں, یہ سسٹم ان کو بھی فیل کر دے گا. وہ کہیں گے جی مجھے کراچی چھوڑ کے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سسٹم جو ہے آپ کا سسٹم گورنیبل نہیں رہا. اس کو اب یہ اس کی ٹریمنگ کرنا, اس کو ٹھیک کرنا اور اس کے اندر میجر ریفارمز کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ پاکستان اس قابل ہو سکے کہ یہ گورنیبل ہو سکے, یہ چل سکے, دنیا کے ساتھ کھڑا ہو سکے. ہم دنیا سے بہت اس حوالے پیچھے سے ہیں. بڑی تو اس اچھی کا ایک طرح آغاز ہوا ہے. ڈاکٹر رچرڈ ڈاکٹر صاحب صاحب نے کتاب لکھی ہے نا, ڈاکٹر صاحب صحیح بات کر رہے ہیں کہ اس سے دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہیں گی, لیکن دودھ اور شہد جو پاکستان کے اندر موجود ہے اس کو کم از کم ہم سیکیور تو کر لیں. وہ بالکل دوسرے سیکیور لوگ کر تو لیں. بڑی آ کے اچھی باہر سے سجیشن ملا دی کے ہے دوسرے شام نہ صاحب نے پی کہ وہ جائے. کتاب بھی ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے اشرت حسین اچھا صاحب. ڈاکٹر صاحب کتاب بہت زبردست لکھتے ہیں لیکن عملاً ریفارمز کے بالکل خلاف. چلے یہ تو کتاب قول اور زبردست فعل کا چیز لکھی تضاد ہے. ہو گیا, لیکن سوچتے تو ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ ریفارمز کے لیے. سلمہ یہ اس کو پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف یہ سفر شروع ہوا ہے اس کو اینڈ تک پہنچنا چاہیے, اور اس کے اندر سے جب سسٹم کنٹرولڈ ہوگا, چیزیں بہتر ہوں گی, اسٹیٹ کی ریٹ قائم ہوگی, تو اس کے اندر سے خوشحالی بھی نکلے گی, اس پہ ریفارمز بھی آئیں گی اور فیوچر بالکل ٹھیک ہے. ہماری دعا ہے ذوالفقار صاحب کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ملک میں ہوں. ہمارے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں. سے بریک لیتے ہیں, ملک کے سیاسی منظرنامے پہ بات کرتے ہیں, واپس آ کے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ملکی سیاسی منظرنامے پہ بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے قاسم کے ابا کی ناراضگی کی بات ہو جائے. انہوں نے جیل سے اپنی بہن کے ہاتھ پیغام بھجوایا. آج ان کی ملاقات ہوئی ریما خان صاحبہ کی, تو قاسم کے ابا نے کہا کہ صدر نے بہت مایوس کیا, ان کو الیکشن کی تاریخ دے دینی چاہیے تھی, کیونکہ صدر نے جو لیٹر لکھا تھا اس کے مطابق حتمی تاریخ نہیں دی تھی. انہوں نے کہا تھا 89 ڈے تک الیکشن ہو جائے. انور رضا صاحب, اب صدارت جب ختم ہوگی تو مجھے لگتا ہے سیاست بھی ختم ہو جائے گی. جن کے لیے سب کچھ کیا وہ بھی ناراض ہیں اور باقی تو ویسے ہی ناراض ہیں. دیکھیے صدر صاحب کے لیے تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے. اب جب وہ ڈیٹ دیتے تھے تو یہ اپوزیشن نہیں چھوڑتی تھی, ہم نہیں چھوڑتے تھے کہ آپ کے پاس کیا قانونی حیثیت ہے کہ آپ ڈیٹ دیں گے. اچھا انہوں نے درمیانی راہ نکالی تھی, ادھر قاسم کے ابا ناراض ہو گئے. آج انہوں نے اپنی بہن کے ایک سندیشہ بھیج دیا کہ جی ہم آپ سے خوش نہیں ہیں. وہ تو ہمیں بھی پتا تھا, وہ خوش کرنے کی کوشش میں ذلیل ہو گئے بیچارے خود بھی, نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے. دیکھیے آپ کو جب ایک آئینی عہدے پر بیٹھتے نا, پھر آپ کو پارٹی کی سیاست سے بالا تر ہو کر کام کرنا چاہیے. آپ کو اپنے ملک کے لیے, اس کے آئین کے لیے اور اس کے قانون کے لیے بات کرنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پارٹی کے کارکن بن جائیں. اسی رویے کے خلاف ہیں ہم. یہی رویے, یہی روش ہے جو پاکستان کو پیچھے لے کر جاتی ہے. دیکھیں جب آپ کوئی بھی شخص بیٹھا, کسی ادارے کا کوئی ہیڈ ہو, کوئی آئینی عہدے پر بیٹھا ہو, تو اس نے یہ حلف لیا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ملک کی بقا کے لیے, اس کی ترقی کے لیے اور اس کے آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنا ہے. آپ آئین اور قانون کو سیٹ پر بیٹھتے ہی جناب پیچھے پھینک دیتے ہیں. آپ کو اپنے پارٹی منشور یاد آ جاتا ہے, آپ کو اپنے ہمدردیاں یاد آتی ہیں, چیئرمین کے ساتھ محبت یاد آ جاتی ہے. اسی محبت میں آپ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں, نہ آپ ڈیٹ دے پاتے ہیں, نہ آپ ان کی طرف سے محبت حاصل کر پاتے ہیں, نہ عوام کی طرف سے. دیکھیے لہٰذا اس لیے کہتے ہیں اب جو انہوں نے یہ سارا کچھ تعریف دینے کے حوالے سے کیا, یہ انہوں نے بڑا بچ بچا کے کہ چلے میری عزت بھی رہ جائے اور میں کام کر جوں. لیکن وہ دیکھیں نا, ان کے پاس تو جو جاتا ہے ان کی عزت رہتی نہیں ہے اللہ کے فضل سے, وہ تو چھوڑتے نہیں کسی کو نا. آپ دیکھیں نا کیا یہ وقت تھا کہ ان کو آپ تانے دیتے. دیکھنا حالات ایسے ہیں کہ آپ کو تو ان کو چاہیے کہ آپ میڈیشن کیجئے. جس عذاب میں, جس مشکل میں آپ ہیں اپنے فیصلوں کی وجہ سے, اپنے کرموں کی وجہ سے, وہ میری وجہ سے تو نہیں ہے نا آپ اندر, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس عذاب سے نکلیے. دیکھیے قید ایک عذاب ہی ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور ہمارے حکمران پہلے باہر رہ کے کہتے ہیں کہ یہ میرا زیور ہے, کوئی کہتا ہے میرا جناب سسرال ہے. جب جاتے ہیں پھر انہیں پتہ چلتے ہیں کہ یہ سسرال ہے اور یہ پھر. لیکن ایک بات ہے کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ 2 دن نکالیں گے. خیر انہوں نے کہا لیے, چلے یہ بھی کوئی قابل فخر بات نہیں ہے. آپشن نہیں تھا نا, اب تو نکالنے قابل فخر بات یہ بھی نہیں ہے. دیکھیے سیاستدان جو ہوتا ہے اس نے ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے راستہ نکالنا ہوتا ہے. ریجڈنس جہاں بھی ہوگی
वहां पर आपको नुकसान होगा। आपने असम्बलियां तहलील की, आपको उसका नुकसान हुआ। आप नेशनल असम्बली से निकले, आपको उसका नुकसान हुआ। आपने जो डिसीजंस किए, आपको उसका सियासी जमात के तौर पर इंतहाई नुकसान हुआ। तो फिर अब आपको सोच लेना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए कि अगर आपने इस मुल्क की सियासत में, कौमी सियासत में हिस्सा लेना है तो फिर आपको जरा 2 कदम पीछे आना होगा। बिल्कुल ठीक वक्त है। का इंतजार करना होगा अच्छे वक्त का। और इस ये तरह भी अपने गलत सियासी मूव्स खेल रहे हैं कासिम के उनको ताने देने से आप क्या हासिल होगा, खुद बताइए। बिल्कुल ठीक है। जुल्फिकार साहब, नवाज शरीफ की टिकट कट चुकी है, लेकिन तासुर अभी भी ये है कि कोई डील हो चुकी है या नहीं हुई, आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, माजी की कहानियां इतनी ज्यादा हैं, प्लेटलेट्स के कम होने की, ज्यादा होने की, तारीखें कैंसिल होने की, टिकटें बुक होने की, तो इसलिए कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। अब पूरी नून लीग मिल के यकीन दिलवाने की कोशिश कर रही है। अनवर रजा साहब भी कभी कभी यकीन दिलवाते हैं कि वो जरूर आएंगे, लेकिन इसके बावजूद कौम नहीं मान रही। अब हम क्या करें। लेकिन जो बात हो रही है आरिफ अलवी साहब की, देखें, आरिफ अलवी साहब को कासिम के अब्बा सुसाइडर बनाना चाह रहे थे कि खुदकुश बमबार बन के वो हमला कर दे, लेकिन वो बड़े सियाने आदमी हैं और उन्होंने मीडिएशन भी की, दरमियान में कोई रास्ता निकालने की कोशिश भी की। और आज भी अगर ये कासिम के अब्बा समझते हैं कि वो बेकार हो गए उनके लिए और एज ए सदर वो एक्ट नहीं कर सकते, कोई बड़ा रिलीफ उनको नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है वो गलत फहमी में है। आज भी अगर कोई माकूल आदमी पीटीआई के एंड के ऊपर बात करने के लिए है अदारों के नजदीक काबिल कबूल, तो फिर भी आरिफ अलवी है। लेकिन आरिफ अलवी पे गुस्से की वजह क्या है? मोहम्मद अली दुरानी साहब जाके उनको जेल में मिले हैं और उन्होंने एक तजवीज पेश की है कि जनाब आरिफ अलवी साहब को पार्टी का चेयरमैन बना दें। और ये मैसेज है और उसकी वजह से उन्होंने फिर जवाबी मैसेज भेजा, उन्होंने कहा चेयरमैन में बनवाना। पहले अलीमा खान को कहा कि जी आप जाके ये मैसेज दें कि चेयरमैन साहब खुश नहीं। अब चेयरमैन साहब के मैसेज आने का मतलब है कि आरिफ अलवी साहब पार्टी के अंदर तो जीरो हो गए। आज के बाद पार्टी में कोई कारकुन उनको रीट्वीट भी नहीं करेगा, कोई लाइक में जिन्होंने दिए हुए हैं वो भी शायद वापस ले रहे हैं। और आज उनके आप चेक कर लें सब्सक्राइबर कितने हैं और उनके ट्वीट के ऊपर कितने हैं और कल अगले 48 घंटे में कितने कम होंगे, क्योंकि वो वापस ले लेते हैं। अगर चेयरमैन साहब किसी को पसंद नहीं करते तो लाइक्स भी दिए हुए भी वापस ले लेते हैं। ये वैसे तो आज से उनको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। ये ज्यादती है, लेकिन ये ज्यादती अब उनके साथ होगी, क्योंकि पार्टी का चेयरमैन बनने की प्रपोजल गई थी और उससे चेयरमैन साहब तो क्या ही बनना था, वो तो उन्होंने नाराजगी का इजहार कर दिया। ऊपर से बनी बनाई पार्टी को आप संभालना चाह रहे हैं, उस पे मेरी चेयरमैनी पे आपकी नजर है, तो मेरा ख्याल है ये गुस्सा इस बात का है। गुस्सा इस बात का। एहतशाम साहब, पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुत्तहिदा JUI और GDA का इत्तेहाद बन रहा है, आपके ख्याल में ये सब मिलके कम्पीट कर सकते हैं पीपल्स पार्टी को सिंध में? अच्छा, अगर इजाजत दे तो मैं एक कमेंट कर दूं आरिफ अलवी साहब पे। आपको याद होगा कि मेरा नहीं ख्याल कि अब ये खबर अनवर रजा ये बात क्लियर होकर सामने आ गई कि जब जनरल आसिम आर्मी चीफ बने थे और कासिम के अब्बा बड़ी कोशिश कर रहे थे कि मेरी उनसे बात हो जाए और उन्होंने कहा था मेरा काम नहीं है। फिर ये इमरान खान साहब गए, कासिम के अब्बा गए, आरिफ अलवी साहब के पास बैठे। आरिफ अलवी साहब ने वहाँ से फ़ोन किया आर्मी चीफ को कि जी आपको मुबारकबाद देने के लिए बैठे हैं कासिम के अब्बा, तो उन्होंने ही रिफ्यूज़ टू टॉक टू हिम। कोई लड़ाई नहीं थी उनकी, कुछ नहीं। उन्होंने कहा मेरा काम नहीं है, ये सियासतदानों का काम है, सियासतदानों से मिलकर आप ये काम करें। तो मैं कहता हूँ कि मफाहमत के लिए कदम अलवी साहब ने भी इनके लिए बढ़ाया था। अब 2 सवाल आ जाते हैं। एक पहला सवाल आ जाता है नवाज साहब की जो बात हो रही है। देखिए, नवाज साहब 17 माह के बाद आ रहे हैं, उनके कंधों पे अपने भाई शहबाज साहब का PDA हुकूमत का एक बहुत बड़ा बोझ है और सामने एक तकड़ा हरीफ भी खड़ा है उनके। अब आ जाए ये 3 लोगों की। देखें, अब ये 3 पार्टियां इन पीपल्स पार्टी से, नून लीग से खास तौर पे और PTI से मायूस होकर इन्होंने फैसला किया कि जी सिंध की हद तक तो अपना ग्राउंड बनाया जाए। अब ये तीनों तकड़ी पार्टियां अपने अपनी जगहों पे बड़ा काम कर सकती हैं, MQM भी, GDA भी और पीपल्स पार्टी भी। मेरा ख्याल है ये इसके बाद ये कोशिश करेंगे कि जो अपने जरदारी साहब अब तक कामयाब नहीं हो सके, आज भी उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपकी वजह से पंजाब हमारे से हाथ से चला गया, बेशुमार दफ़ा आपको कहा गया पीछे हट जाए, बैक सीट पे आ जाए, बिलावल को अंदर जाने की इजाज़त दें। ये जो हमारी चारों सूबों की पार्टी थी, जंजीर थी, बेनज़ीर के बारे में कहा जाता था, वो आपने ख़त्म कर दिए, लिहाजा बिलावल भुट्टो को आप फ्रंट सीट पे बिठाएं, वो बैठने के लिए तैयार नहीं। तो मेरा ख्याल है सिंध की हद तक तो उनका मामला ठीक है। दूसरा मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात उनके बड़े ठीक है जरदारी साहब के साथ। वो कहते हैं कि चलें ठीक नहीं, पब्लिक का वोट नहीं मिलेगा, एस्टैब्लिशमेंट तो सपोर्ट करेगी। यानी
कराची की हद तक में भी ये कोई सीटें ले लें? कराची की हद तक तो नहीं, मैं लगता है सिंध की हद तक। कराची में तो आपने पता 3 बड़े नहीं प्लेयर नहीं, ये आएंगे। जो अलायंस बन रहा है इसकी देखिए मैं जो बात अलायंस बनना है इसमें आ रहा है GDA और उसके बाद फजल रहमान साहब, और वो आप देखें ना, वहाँ सिंध में भी तो उनका है ना खासा, वहाँ भी वो खासी वोट ले सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ये फिजा मुहिम बनेगी, कंपेनिंग होगी, लोग किस मोमेंटम तरफ जाते बनेगा, हैं। फिर समझ में आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून इस वक्त महंगाई खत्म करने की बातें कर रही है, अमन की बातें कर रही है, मरीम नवाज साहिबा और इवन शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये सारे काम तो फौज कर रही है, फिर वो किस बात का क्रेडिट लेंगे? देखिए डॉक्टर जरदारी साहब की आप बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है कि बिल्कुल क्लियर है। आपने कई दफा में बताया कि वो पंजाब में फेल हो गई, वो बलूचिस्तान में फेल हो गई, वो ठट्ठा से सखर में पक्की है। ठट्ठा से सखर में वो तकरीबन 3 दर्जन सीटें निकालते हैं नेशनल असेंबली की, और ठट्ठा से सखर के दरमियान तकरीबन 7 से 8 दर्जन सीटें वो प्रोविंशियल असेंबली की निकाल लेते हैं। उनका विजन ये है कि 700 अरब रुपए का वहां पे डेवलपमेंटल बजट है और वो काफी है। तो उनका मामला बिल्कुल साफ है। पीटीआई का मामला आप देखिए अनवर साहब, एक तो गैलप का सर्वे हम सबने देखा, इसके अलावा स्पेशल ब्रांच वाले सर्वे करते हैं, इसके अलावा आईबी की अपना एक सर्वे आता है। ये सर्वे ये बताते हैं कि जो रावलपिंडी से मुल्तान तक के हलके हैं वहां पे बल्ला रन्स बनाएगा, वहां पे बल्ला मुकाबला करेगा। इलेक्टेबल को होना भी तो जरूरी है ना, खान साहब को तो हर हल्के से खड़े। देखिए वो 3 करोड़ वोटर्स को ना भूलें जो नए आए हैं, हाँ। वो इलेक्टेबल्स के पास नहीं जाने वाले। यानी मुझे अगर खान साहब इलेक्शन में खड़ा करे मुझे भी वोट मिलेगा। वो 21वीं सदी वाले हैं। ठीक। तो यहाँ पे सर्वे अभी तक ये बता रहे हैं, गैलप ने बिल्कुल क्लियरली बताया कि वो जो 95 सीटें हैं नेशनल असेंबली के हल्के हैं, वहां पे बल्ला स्ट्रांग है। या तो बल्ला जो निशान है, इंतखाबी निशान, उसको इलेक्शन कमीशन के पास अभी केस लगा है, उसको निकाल ही दे। इवन फिर भी जो निशान होगा, अगर पॉपुलैरिटी है फिर तो वोट मिलेगा। इस वक्त तो सर्वे ये बताते हैं कि पॉपुलैरिटी है और पीएमएल का मुकाबला। लेकिन डॉक्टर साहब गैलप सर्वे वाले माजरत के साथ तो नून लीग के लिए खासा नरम गुस्सा रखते हैं। नहीं तो ये लेकिन उसके बावजूद नंबर आप देखें श्याम साहब, फिर इसका मतलब है सियासी जमातों ने इलेक्शन लड़ना मुश्किल फिर जिनके लिए थी उनके लिए है, एस्टेब्लिशमेंट को फिर प्रॉब्लम होगी। देखते हैं मैच किस तरफ जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से वापस आपके लिए बहुत ही एक अलार्मिंग खबर है मेरे पास। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्टे ट्यून्ड। आपको वापस आके बताते हैं कि आपके बैंक अकाउंट्स को क्या खतरा है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग हुई और शरह सूद में कमी करने को कहा गया, लेकिन अलार्मिंग बात यह हुई कि गुफ्तगू के दौरान डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने एक चौंका देने वाला स्टेटमेंट दिया कि अगर बैंक दिवालिया हो जाता है किसी भी स्टेज पे या नाकाम हो जाता है तो फिर 5 लाख रुपए से ऊपर की जो रकम होगी उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। और यानी आप अपने सारे पैसे भूल जाए, सिर्फ 5 लाख की हद अपने जहन में रखें। और इसके वो कई तौजीहात भी पेश करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आम आदमी को बैंकों से अपने पैसे निकाल लेने चाहिए? सलमा, आपको ये कहना भी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल बोगस बात है। डिप्टी गवर्नर, पता नहीं ये डिप्टी गवर्नर साहब बने कैसे हैं, ये हैं कौन? देखिए तारीख ये है, पाकिस्तान की तारीख ये है कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी बैंक डूबे हैं, किसी को डिपॉजिटर को एक फूटी कौड़ी का भी नुकसान नहीं हुआ। आपको याद हो BCCI 78 ममालिक में था और डूब गया था। सारी दुनिया में डिपॉजिटर को नुकसान हुआ, सारी दुनिया में। पाकिस्तान में एक फूटी कौड़ी का नुकसान नहीं हुआ था, 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ था। स्टेट बैंक कवर करता है उसको। KSB बैंक डूबा था, किसी को 1 पाई का नुकसान नहीं हुआ। NIB बैंक डूबा, किसी को 1 पाई का नुकसान नहीं हुआ। PK कमर्शियल बैंक डूबा पाकिस्तान में, किसी को 1 पाई का नुकसान नहीं हुआ। यकीन जानिए कि पाकिस्तान के बैंक जितने सिक्योर्ड हैं इस वक्त, शायद कोई और दुनिया का बैंक सिक्योर। आपका एक एक पैसा चाहे कितने करोड़ रुपए आपकी क्यों ना पड़े, स्टेट बैंक का एक मैकेनिज्म है, वो कहलाता है रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। वो इतना खूबसूरती से काम करता है। और रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का मतलब यह है कि जब कोई बैंक फेल हो जाएगा तो जो डिपॉजिटर्स के पैसे हैं उनका रेजोल्यूशन किस तरह निकालना है। और ये पाकिस्तान की 50-55 साल की तारीख गवाह है कि कभी किसी को नुकसान नहीं। और ये तो आपने मुद्दा ही खत्म कर दिया, क्लियर कर दिया कि उनको ये स्टेटमेंट देना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि एक आम आदमी तो यही सोचते हैं। डॉक्टर साहब के इस स्टेटमेंट से
पूरे पाकिस्तानियों को बड़ा हौसला मिला है। मैं भी सोच रही थी कि हाँ, मुझे वरना भी बैंक से खौफ की कैफियत पैसे थी। निकाल लेने लोग चाहिए, क्या डरे कर थे रहे कि हैं? बैंक से पैसे, शायद उनका ये मतलब हो कि बैंक से पैसे निकाले और इन्वेस्ट कर दें, ये तो वजह तो नहीं हो नहीं सकती। नहीं, उन्होंने क्लियरली कहा, उन्होंने कहा अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो 5 लाख से ऊपर जो रकम है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको बताऊं, पिछले 10 वर्षों में कोई पाकिस्तान में बैंक नहीं डूबा। हाँ। ये 2-3 बैंक और जो है ना, डूबे उनकी कहानी आपने डॉक्टर साहब ने बता दी। देखिए, बात है, पहली तो बात अनवर रजा समझने वाली है कि इस बयान देने की प्रोवोकेशन क्या थी। आपको कोई बैंक डूबता नजर आ रहा है और फिर ये बात कहने की आपको जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अनवर रजा बैंक इतने प्रॉफिटेबल नहीं जितने पाकिस्तान में। रोजाना की बुनियाद पे, मैंने इस पे कई आर्टिकल भी लिखे, रोजाना की बुनियाद पे आपको एक मैसेज आएगा जी 120 रुपए फलान मद में आपके काट दिए, 200 रुपए फलान मद में काट। देखिए, कतई तौर पे इसकी जरूरत थी। इन्होंने डिप्टी गवर्नर ने वही काम किया जो कासिम के अब्बा की पार्टी में वो जो शहरी व वजीर के वजीर थे हवाबाजी के गुलाम सरवर साहब, पीआई को तबाही के गाने पहुंचाया, उन्होंने कितना नुकसान हुआ। मेरा ख्याल है हुकूमत को फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए, इनको बरतरफ ये करना काबिले चाहिए, सज़ा बयान है। काबिले सजा है। और फिर पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर इतना मजबूत है कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस तरह की बात करने का कि जी बैंक अगर वो तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगले चंद माह में 5-6 बैंक डूबने वाले हैं। तो ये कोई जरूरत नहीं है, ये उनका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट होगा। अगर नहीं है तो उनसे सवाल पूछा जाए या क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आनी चाहिए कि किसी सवाल के जवाब में बात की थी उन्होंने। बिल्कुल ठीक है जुल्फिकार साहब, ये मामला तो क्लियर हो गया बैंक अकाउंट्स के हवाले से जो था, लेकिन आलमी बैंक ने पाकिस्तान को गरीब और मकरूज ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। हम तो ये सुनते थे कि मईशत की सनद दुरुस्त हो गई है, डॉलर जो है वो दोस्त मुल्कों से आएंगे, IMF से पैसे आएंगे। अभी हम क्या सुन रहे हैं? हम अभी भी गरीब हैं, मकरूज हैं, 50,000 से कम इनकम वालों को भी टैक्स नेट में लाना चाहिए, 50,000 तक वालों को भी। हालात क्या हो जाएंगे अगर ये सब होगा तो? देखिए, हम जैसे जो ममालिक हैं उनको डिक्टेशन हमेशा आती रहती है, और जो माशी तौर पे दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं वो अपनी पॉलिसीज खुद नहीं बना सकते, वो डिक्टेशन पे चलते हैं और हम भी डिक्टेशन पे चल रहे हैं। खुदा करे वो वक्त आए ये डिक्टेशन से हमारी जान छूट जाए। लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये डिप्टी स्टेट बैंक के जो डिप्टी गवर्नर है उन्होंने जो बात की है ये बड़ी बेबुनियाद और बड़ी मजाकखेज और बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना ये गुफ्तगू है। एक पैनिक करने की उन्होंने कोशिश की है, सारे चैनल्स ने इस खबर को पिक किया है और ये ऐसी खबर है कि जो मौजूदा रजीम काम कर रही है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, और जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट इसमें एफर्ट कर रही है, बाहर से पैसा ला रही है, इन्वेस्टर को बुला रही है, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनका एतमाद बहाल कर रही है, बैंकिंग के सिस्टम के ऊपर जो लोगों का एतमाद है जिसकी वजह से पूरी मईशत आपकी चल रही है, इस स्टेटमेंट ने पूरी सारे सेटअप को, सिस्टम को पैनिक करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। ये साहब जो है ये किस एजेंडे पे हैं, ये पाकिस्तान की मईशत को क्यों तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, किस बंदे के कहने के ऊपर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और उसको आगे किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। और बदकिस्मती देखें कि जिस कमेटी के अंदर सेनेट में वो पेश हुए थे वहां पे भी बदकिस्मती से जो सेनेटर्स बैठे हुए थे वो डिस्कस क्या कर रहे हैं कि जी मेरा अकाउंट नहीं खुल रहा और किसी का पर्सनल पॉलिटिशियन का अकाउंट खुलने में प्रॉब्लम है तो उस वजह से उसको तलब किया गया। ये मत समझे कि वहां पे भी आम आदमी का मसला डिस्कस हो रहा था, आम आदमी के कोई मसाइल हल किए जा रहे थे, वहां पे पॉलिटिशियन उन्होंने कहा जी हम पॉलिटिशियन मेरा अकाउंट क्यों नहीं खुला, इधर आओ डिप्टी गवर्नर स्टेट। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि हर जगह पे लोग इस तरह का बयान बड़े जिम्मेदाराना तरीके से सोच समझ के देने स्टेटमेंट दी है और वो बड़ी ज्यादती पे मबनी है। ठीक है अनवर रजा साहब, आप काफी मुस्कुरा रहे थे, एक तो आप कुछ ऐड करना चाहते हैं कर दीजिए, और दूसरा वो जो कमेटी बनाई गई है कि जो प्राइस मॉनिटरिंग के लिए कि जो अशिया जरूरियां हैं उनकी कीमतों पे नजर रखे, कमेटियां तो माजी में भी बनती रही है, कौन कंट्रोल करता है इन कीमतों को? अच्छा अलाउ कीजिए, तो जुल्फकार साहब सबसे ज्यादा परेशान है, इनके अकाउंट्स में बहुत पैसे पड़े हैं, इसलिए आज उन्होंने बड़ी डिटेल और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू आज मुझे फोन कर नोट कह रहे थे जितने खौफ है अनवर रजा का अकाउंट चेक हाँ नहीं मैं दोनों के अकाउंट चेक करें जी, इनके भी और मेरे भी, देख रहे हैं उनके खौफ की कैफियत देखे, उन्होंने कहा इस पे इंक्वायरी करें, बाकी काम सारे छोड़ दीजिए। अच्छा अब आप देखिए वो देखिए हमारे मुल्क में पहली बात तो ये कि आज तो आपने दिन में पैसे निकलवा दिए ये कह रहे थे आज। अब आप ये देखिए कि पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि आप गरीब मुल्क है और मुफलिस मुल्क है, ये तो देखिए हम पहले से ही हैं, उन्होंने कहा तो हम मान लीजिए हम हैं गरीब मुल्क है, मुफलिस मुल्क है, मांगते हैं, ये तो है हमारी सऊदी अरब जाते हैं, सऊदी अरब भी जाते हैं, ये भी कहते हैं मांगने भी, लेकिन हमारी इकोनॉमी की सूरत बेहतर नहीं है, लेकिन हम भी जाते हैं, पेरिस भी जाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे। ये तो देखना ये तो तुरा इम्तियाज है हमारा कि हम मांगने में बड़े
माहिर हैं और ये वैसे कोई काबिल फख्र बात भी नहीं है, लेकिन हुक्मरान कहते हैं क्या करें, वो कहते हैं मजबूरी है हमारी। खैर देखिए, प्राइस कंट्रोल कमेटी तक बात है, हमारे यहाँ पहले भी कमेटियां बनी हैं। कमेटियों का क्या होता है भाई, आप जो जखीरा अंदोज हैं, जो कीमतें बढ़ाते हैं, उनको जरा आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। सिर्फ आप उन्हें जो कवानीन एग्जिस्ट करते हैं उसके मुताबिक सजा दीजिए। आप देखिए आपकी प्राइसेस भी ठीक होते हैं। सर जी मैं आपको बताऊं, फिर आपने मुझ पे आ जाना है, हमारे हमेशा आपको कमजोर आदमी को ढूंढ लेते हैं। श्याम साहब I8 में आप जाए ना, उधर एक चीज आपको मिलेगी, 200 रुपए का फर्क होगा अगर आप पंडोरा से जाके ले लें। ये अगर पिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए है, कोई एक आधा किलोमीटर का फासला है, इधर 200 रुपए कीमत ज्यादा है, उधर 200 रुपए महंगाई को कम है। खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका है डिमांड एंड सप्लाई की तो बात होती है। एक पाकिस्तान में बदकिस्मती से आड़ती का इंस्टीट्यूशन जो है ना इसने बड़ा डुबो दिया लेक। वरना प्राइस कमेटियां होती थी, मजिस्ट्रेट का इंस्टीट्यूशन होता, कमिश्नर होता था, ये दुकानदारों से मिलकर मामला तय करते थे। आड़ती जो नाजायज पैसा कमाता है उसका बोझ आप मैं गरीब आदमी। आई रियली विश कि आप सबका इंटरेस्ट इस टॉपिक में था, मजीद बात और ग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोड्यूसर साहब की जानिब से बार बार क्लोजिंग की कॉल दी जा रही है, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात कि आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकालने, आपके पैसे बिल्कुल सेफ हैं। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।